गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है हमारा स्यूडो फोर्स। तो हमने क्या क्या देखा है अभी तक। क्या क्या देखा है अभी तक। हमने देखा है कि न्यूटन ने कुछ लॉज दिए थे जिसकी वजह से हम फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन निकाल पाए। उसको बोला हमने न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ इज न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा तो जो स्टेट में है वही स्टेट में रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा। दूसरा लॉ है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई भी पॉइंट पे हम सारे फोर्सेस निकाल लें तो उस पॉइंट का एक्सेलरेशन मिल जाएगा हमें। और थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस भी देखा है। क्या क्या टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फोर्सेस हमने बड़ा बड़ा देखा है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिटेल में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में देखेंगे। ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में देखेंगे। स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स हम अभी फिजिक्स में उतना डीप में नहीं जाएंगे। और कौन से फोर्सेस देखे हमने, वो जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के टाइप्स होते हैं, दैट इज टेंशन और नॉर्मल दोनों कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं। फ्रिक्शन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होता है लेकिन वो सरफेसेस के कांटेक्ट के बीच में वजह से होता है। अब ये स्यूडो फोर्स क्या है? स्यूडो फोर्स मतलब फेक फोर्स, असली फोर्स नहीं है। तो कोई पूछेगा कि कोई सिस्टम है, मतलब स्यूडो फोर्स होता क्या है वो नहीं देखा हमने, लेकिन ये स्यूडो फोर्स कौन लगा रहा है ये पूछ नहीं सकते हम। वो एक फर्जी फोर्स है, फेक फोर्स है। उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, कोई पार्टिकल की वजह से या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड किसी वजह से फोर्स नहीं लग रहा, तो फेक फोर्स है, असली फोर्स नहीं है। तो स्यूडो फोर्स लगता कब है? तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर इनर्शियल ऑब्जर्वर। इनर्शियल ऑब्जर्वर, तो दोनों का मीनिंग क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर इनर्शियल ऑब्जर्वर, ये ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये ऐसा ऑब्जर्वर है जिसके रिस्पेक्ट में सारे जो हमारे न्यूटन्स लॉज है वो वैलिड है। जो न्यूटन्स लॉ, मेनली सेकेंड लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसा जो ऑब्जर्वर हो जिसने एनालाइज किया किसी चीज़ को और उसको पता लगा कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे न्यूटन्स लॉ सही से लग रहा है, तो वो हमारा इनर्शियल ऑब्जर्वर हो गया। तो अगर न्यूटन्स लॉ गलत हो रहा है तो वो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हो गया। फिर हमने देखा कि जो सारे नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए, जो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ मोशन, तो उनके लिए वो सारे के सारे इनर्शियल हो रहे थे। अगर ग्राउंड पे बैठा हूँ मैं, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ मैं, दोनों केसेस में एक्सेलरेशन नहीं है कैसे फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर का, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, तो हमारा इनर्शियल हो गया उसके विद रिस्पेक्ट टू हमारा जो फ्रेम न्यूटन्स लॉ है वो करेक्ट आंसर दे रहा है। और अगर एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका मतलब है एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर। कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन होगा इसका, जीरो एक्सेलरेशन नहीं होगा उसका। ठीक है, तो हम एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखते हैं। अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम न्यूटन्स लॉ लगाएंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और देखते हैं कि फर्क क्या पड़ा, क्यों हम उसमें न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकते ऐसे बोल रहे हैं।
तो लेट्स से एक छत से 1 kg का ब्लॉक लटका दिया, जमीन पे एक ऑब्जर्वर बैठा है O1, और बाजू में एक बिल्डिंग है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बैठा है O2। अब O2 क्या करता है, O2 आज कुछ तूफानी करता है, जंप मारता है, और जैसे नीचे गिर रहा है वैसे उसको एक आइडिया आता है, चलो हम न्यूटन्स लॉ लगाते हैं इस ब्लॉक पे। तो O1 जमीन पे बैठ के आराम से न्यूटन्स लॉ लगा रहा है इस 1 kg ब्लॉक पे। O2 फ्री फॉल कर रहा है, किसी बिल्डिंग से कूद गया और फ्री फॉल कर रहा है, नीचे गिरने तक टाइम है, उतना टाइम में उसने बोला कि चलो एक FPD वगैरह बनाते हैं, न्यूटन्स लॉ लगाते हैं इस 1 kg ब्लॉक पे। ठीक है, हमने एक 1 kg के ब्लॉक को छत से लटका दिया, O1 ग्राउंड पे बैठा है आराम से और न्यूटन्स लॉ लगा रहा है 1 kg पे। O2 फ्री फॉल कर रहा है और अब तक गिर गया होता, लेकिन चलो अभी भी फ्री फॉल कर रहा है ऐसे अज्यूम करते हैं, और फ्री फॉल कर रहा है तो वो भी 1 kg के ब्लॉक को न्यूटन्स लॉ लगाता है। तो अकॉर्डिंग टू O1 के हिसाब से 1 kg का FPD बनाते हैं। यहाँ से ऊपर टेंशन लगेगा, रस्सी से बंधी हुई है, नीचे की तरफ वेट लगेगा 10 न्यूटन, जी को हम 10 ले रहे हैं, तो मास 1 kg, तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड पर, ग्रेविटेशनल फोर्स 10 न्यूटन, और एक्सेलरेशन कितना है, रेस्ट पे, मूव नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम में मतलब फोर्सेस बैलेंस रहेंगे, टेंशन इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये बोला ऑब्जर्वर 1 ने कि टेंशन जो है वो 10 न्यूटन रहेगा। फिर आया ऑब्जर्वर 2। ऑब्जर्वर 2 ने भी FPD बनाया, सेम FPD बनेगा, ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ mg इज इक्वल टू 10 न्यूटन। लेकिन जो हमने एक्सेलरेशन देखा 1 kg का, O1 को तो लगेगा रेस्ट पे है, लेकिन O2 को क्या लगेगा, acceleration of block with respect to O2 is equal to acceleration of block with respect to ground minus acceleration of O2 with respect to ground। ये हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो अगर मैं O2 देख रहा है तो O2 के रिलेटिव एक्सेलरेशन लिखूंगा ना, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है, O2 का एक्सेलरेशन -g है, तो इसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब न्यूटन लॉ लगाते हैं, टेंशन माइनस 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 इंटू 10, टेंशन इज इक्वल टू 20 न्यूटन। यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन अलग अलग आ गया। टेंशन अलग अलग हो सकता है कि कभी किसी भी रोप में, अगर एक बंदा देख रहा है वो टेंशन, स्ट्रिंग का टेंशन 1 न्यूटन 10 न्यूटन है, दूसरा बंदा देख रहा है उसी स्ट्रिंग का टेंशन 20 न्यूटन है, ऐसे हो सकता है क्या। तो कुछ फोर्सेस होते हैं जो फ्रेम डिपेंडेंट होते हैं, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जो टेंशन है हमारा वो ऐसे सोचो कि अगर 11 न्यूटन के ऊपर फोर्स लगा तो टूट जाएगा, स्नैप, द लेंथ स्ट्रिंग विल स्नैप। तो ये बंदा 10 न्यूटन लग रहा है बोल रहा है, ये बंदा 20 न्यूटन बोल रहा है, तो ऐसे नहीं हो सकता कि एक बंदा बोलेगा टूटेगा और दूसरा बंदा नहीं टूटेगा, क्योंकि वो तो स्ट्रिंग का प्रॉपर्टी हो गया ना कि वो कब टूटेगा। तो फोर्स अलग अलग होना गलत है, क्योंकि अगर कोई 11 न्यूटन के ऊपर फोर्स लगा तो टूटेगा ऐसे बोला, उस टाइप का स्ट्रिंग लिया, तो O2 को लगेगा कि स्ट्रिंग टूट जाएगा, O1 को लगेगा स्ट्रिंग नहीं टूटेगा। ये दो चीजें अलग अलग हैं, इसीलिए दोनों टेंशन 10 न्यूटन 20 न्यूटन हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, ये O1 जो है ये है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये O2 जो है
नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो किसका सही है? इनर्शियल वाले का सही है। क्यों? क्योंकि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ लगा ही नहीं सकते। अगर हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ लगाना पड़ेगा तो हमारा टेंशन अलग आ सकता है, एक्सेलरेशन अलग आ सकता है, पूरा गलत हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो ऐसे बोल सकते हैं कि सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही कोशिश करेंगे कि जो हमारा ऑब्जर्वर 2 है उसके फ्रेम में भी लगाने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? तो हम स्यूडो फोर्स के डेफिनेशन पे आते हैं। तो अभी हम देखते हैं हमारा स्यूडो फोर्स का डेफिनेशन। स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू माइनस मास एक्सेलरेशन माइनस मास ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में लगा दो कि स्यूडो फोर्स जो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर और डायरेक्शन इज ऑपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ये हो गया हमारा डेफिनेशन स्यूडो फोर्स का। अब ये स्यूडो फोर्स की वजह से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्या होता है स्यूडो फोर्स? माइनस ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ये स्केलर है, वेक्टर मल्टीप्लाई के वेक्टर बन जाएगा। तो अब फिर से हम O2 के रिस्पेक्ट में पीडी बनाते हैं। ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ वेट, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक स्यूडो फोर्स आएगा। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? नीचे की तरफ g। तो ऑब्जेक्ट पे स्यूडो फोर्स किधर कितना लगेगा? मास ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऊपर क्यों लगाया मैंने? क्योंकि ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, स्यूडो फोर्स ऊपर रहेगा। अगर ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन राइट की तरफ होता, स्यूडो फोर्स लेफ्ट पर रहेगा। अगर एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ है, स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा। तो ये ma कितना हो गया? मास कितना है? 1, एक्सेलरेशन है g, तो 10 न्यूटन हो गया। मास इनटू एक्सेलरेशन, स्यूडो फोर्स जो है 10 न्यूटन आ गया। फिर से सारे फोर्सेस बैलेंस करते हैं। टेंशन प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 1 इंटू 10। टेंशन फोर्स और स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, नेट फोर्स इज 10 t प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। मास है 1, एक्सेलरेशन है 10, टेंशन आ गया 10 न्यूटन, जो कि आना चाहिए था। तो ये क्यों किया हमने ऐसे? हमने ये इसलिए किया, हम ये बोल सकते हैं कि जो न्यूटन्स लॉ लगेंगे वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगेंगे। तो अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ गया तो बैठ के नहीं सॉल्व करना बोल के नहीं बोल सकते हम, हमें फिर भी सॉल्व करना पड़ेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम रहा तो भी। तो उस केस में हम क्या करते हैं? स्यूडो फोर्स लगाते हैं। स्यूडो फोर्स लगाने से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उसका एफबीडी करेक्टली बनेगा, न्यूटन्स लॉ लगा सकते हो। स्यूडो फोर्स अगर कोई भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो उसमें न्यूटन्स लॉ लगाते समय स्यूडो फोर्स ऐड करना पड़ेगा। ये नोट बोल के लिख लो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंप्लाइज स्यूडो फोर्स नीड्स टू बी एडेड। उसके बिना सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन, गलत आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। स्यूडो फोर्स लगाने के बाद ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? एक लिफ्ट है हमारे पास, लिफ्ट जो है वो एक्सेलरेट हो रही है और हम अलग अलग ऑब्जर्वर के हिसाब से हम ब्लॉक पे जितना एक्सेलरेशन है ब्लॉक का लिफ्ट के बीच का नॉर्मल निकालने की कोशिश करना चाहते हैं। तो ये लिफ्ट है, ये ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये m मास का ब्लॉक है। एक बंदा खड़ा है ग्राउंड पे, इसको बोलेंगे O1।
ये कुछ लिफ्ट पे चढ़ नहीं रहा, ये बस ग्राउंड से आराम से देख रहा है। एक बंदा है हमारा O2, वो बैठा है लिफ्ट में, तो लिफ्ट में बैठा है तो लिफ्ट के साथ एक्सेलरेट करेगा वो। और एक तीसरा बंदा है O3, उसका एक्सेलरेशन है G नीचे की तरफ, फ्री फॉल कर रहा है O3 हमारा। भी वही जो पिछले क्वेश्चन में जो ऑब्जर्वर कूदा था, वही उसने न्यूटन का लगा दिया उस ब्लॉक में, अभी भी गिर रहा है, तो मैं लिफ्ट वाला क्वेश्चन भी कर लेता है बोल रहा हूँ। चलो O1 के रिस्पेक्ट में न्यूटन को लगाते हैं, नॉर्मल बिटवीन लेफ्ट हैंड ब्लॉक निकालते हैं। तो O1 के रिस्पेक्ट में m का एफईडी बनाएंगे, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल। एक्सेलरेशन कितना है ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 5 ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू 5, नॉर्मल इज इक्वल टू 15 m। नॉर्मल आ गया 15 m। अब O2 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। O2 फिर से m का एफईडी बनाएगा, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल। एक्सेलरेशन O2 और m का सेम एक्सेलरेशन रहेगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। कुछ छोड़ रहा है क्या, कुछ बोल रहा हूँ फिर मैं? स्यूडो फोर्स नहीं लगा, और स्यूडो फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि जो O2 है हमारा वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसलिए एक स्यूडो फोर्स लगेगा। स्यूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, O2 का एक्सेलरेशन है 5 ऊपर, नीचे की तरफ लगेगा स्यूडो फोर्स। फिर से फोर्सेस बैलेंस करेंगे, एक्सेलरेशन 0 है तो बैलेंस इक्विलिब्रियम में फोर्सेस बैलेंस रहेंगे। नॉर्मल इज इक्वल टू mg प्लस स्यूडो फोर्स। mg g की वैल्यू 10 रख दी हमने। और स्यूडो फोर्स कितना लगेगा, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर कितना है 5 मीटर पर सेकंड पे, और m into 5 इज इक्वल टू 15 m। जो नॉर्मल यहाँ से निकाला और जो नॉर्मल यहाँ से निकाला, दोनों नॉर्मल एग्जैक्टली सेम आ गए। तीसरा केस भी देखते हैं। अगर ऑब्जर्वर फ्री फॉल कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे हमने ऑब्जर्वर रेस्ट पे लिया, यहाँ पे हमने मास रेस्ट पे लिया, यहाँ पे ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे इनर्शियल नहीं है और मास भी अलग एक्सेलरेशन पे है, तो इस केस में भी नॉर्मल अगर 15 आ गया तो हमारा स्यूडो फोर्स वाला जो जुगाड़ है, जो फर्जी फोर्स है, वो यूजफुल हो रहा है, काम सही से कर रहा है, सारे केसेस में लग रहा है। mg नॉर्मल, एक्सेलरेशन कितना है, अगर m का एक्सेलरेशन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 5 ऊपर, O3 का एक्सेलरेशन है 10 नीचे, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 15 ऊपर। लेकिन 15 लिख नहीं सकते हम, ये कंप्लीट नहीं है क्वेश्चन, एक और फोर्स लगेगा इस पे जो है स्यूडो फोर्स। ऑब्जर्वर गिर रहा है नीचे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, स्यूडो फोर्स लगेगा ऊपर, और हम फोर्सेस बैलेंस F इज इक्वल टू फोर्स नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं। नॉर्मल प्लस फोर्स स्यूडो फोर्स माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू a। नॉर्मल प्लस स्यूडो फोर्स कितना है, m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर 10 माइनस m इंटू 10 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है ब्लॉक का 15 मीटर पर सेकंड, नॉर्मल आके 15 है। तो अगर हमने ऑब्जर्वर को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे माना, अगर हमने ऑब्जर्वर को लिफ्ट में ब्लॉक के साथ माना, अगर हमने ऑब्जर्वर को कोई तीसरे ही एक्सेलरेशन से माना, तीनों केसेस में नॉर्मल का वैल्यू सेम आ रहा है। और ऐसे भी सोच सकते हैं हम कि यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे एक वेइंग मशीन है। तो नॉर्मल वेइंग मशीन क्या करता है, नॉर्मल मेजर करता है,
तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो ये वेइंग मशीन का रीडिंग है वो तीनों केसेस में सेम आ गया। क्यों सेम आ गया? क्योंकि नॉर्मल सेम है इसीलिए। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन देते हैं, ये भी इजी सा ही क्वेश्चन है, स्यूडो फोर्स लगाना है और फिर फोर्स इज इक्वल टू एम ए लगाना है। एक इंक्लाइन प्लेन है हमारे पास, उसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया हमने स्मॉल एम मास का, और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि ये स्मॉल एम का मास स्लाइड ना करे। तो क्या कर सकते हैं हम? mg तो नीचे की तरफ लगेगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन लगेगा, तो एक नेट फोर्स अलोंग इंक्लाइन लग रहा है। उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम? ऊपर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं उसकी इंस्टेड जो हमारा वेज है उसको ए एक्सेलरेशन से लेफ्ट को भेज देता हूँ। जो हमारा एक्चुअल वेज है, जो जिसके ऊपर, जिस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ब्लॉक रखा है, वो पूरा वेज जो है वो ए एक्सेलरेशन से लेफ्ट की तरफ मूव करता है। ये क्यों किया मैंने? इससे क्या हो जाएगा? आपने अगर कार में गाड़ी चला रहे हो, उस पर बाजू में बैठे हो, गाड़ी कोई और चला रहा होगा और बारिश हो रही होगी, तो हमारा जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो नीचे नहीं आते, वो ऊपर चले जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि जो mg sin थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, उसके इंस्टेड उसके खिलाफ एक और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। तो वो चीज मैंने रिक्रिएट करने की कोशिश की है इसको। अगर ब्लॉक लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट करे तो एक एक्स्ट्रा फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, स्यूडो फोर्स जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा और वो नॉर्मल को बैलेंस कर लेगा, ताकि जो ब्लॉक है वो नीचे स्लाइड ना करे, जहां पे है ब्लॉक पे वहीं पे रहे। इट इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन। ये थीटा दे रखा है हमें, फाइंड ए सच दैट एम is at rest with respect to inclined plane। तो इंक्लाइन प्लेन क्यों एक्सेलरेट कर रहा है वो हमें नहीं पता। हमें कुछ तो कोई बंदा धकेल रहा होगा या फिर कोई बंदा खींच रहा होगा, उससे कोई टेंशन नहीं है हमें। हमें बस क्या करना है, ये जो ब्लॉक है वो नीचे स्लाइड होने नहीं देना है। तो हम ऑब्जर्वर, हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट इज ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, यहाँ पे O1 बैठा है। सेकेंड इज ऑब्जर्वर ऑन वेज इंक्लाइन प्लेन, मस्त आराम से इंक्लाइन प्लेन पे बैठा है, सो रहा है। हमें क्या करना है? हमें एक्सेलरेशन निकालना है सच दैट ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है। O1 के हिसाब से क्या लगेगा? ये एंगल थीटा हो गया, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। If incline is making for theta with horizontal, normal will make theta with vertical। तो हम क्या करेंगे? फोर्सेस बैलेंस करते हैं। नॉर्मल cos थीटा इज इक्वल टू mg। वर्टिकल में एक्सेलरेशन 0 है ब्लॉक का, इसीलिए वर्टिकल में नॉर्मल cos थीटा इज इक्वल टू mg लगा दिया। हॉरिजॉन्टल में नॉर्मल sin थीटा इज इक्वल टू ma। क्या किया मैंने? ये ब्लॉक है हमारे पास, नॉर्मल इधर, थीटा इधर, mg नीचे, तो यहाँ पे नॉर्मल cos थीटा, यहाँ पे नॉर्मल sin थीटा, एक्सेलरेशन a लेफ्ट की तरफ। तो वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, फोर्सेस बैलेंस mg इज इक्वल टू n cos थीटा। हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स है, वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, tan sin थीटा इज इक्वल टू ma। डिवाइड कर देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू a by g, एक्सेलरेशन आ गया g tan थीटा। ये आ गया, हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया। तो अब यही क्वेश्चन हम वेज इंक्लाइन प्लेन के फ्रेम में सॉल्व करेंगे। तो फिर से ये ब्लॉक बनेगा, नीचे की तरफ mg, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन लगेगा नॉर्मल, और कौन सा फोर्स लगेगा? अब अभी हम O2 के फ्रेम में है। आंसर आ गया यहाँ से, O1 से भी आंसर आ जाएगा, O2 से भी आंसर दिखा रहा हूँ। दो मेथड से सॉल्व करने के, दोनों मेथड से सेम आंसर आता है क्या वो दिखा रहा हूँ मैं।
तो O2 के रिस्पेक्ट में कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? O2 रेस्ट पे है या एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है? इनर्शियल है नॉन इनर्शियल है? तो आप बोलोगे नॉन इनर्शियल है, एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ए रहा, तो लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेशन ए रहा, तो स्यूडो फोर्स जो है राइट की तरफ एम ए। अब हमें एंगल थीटा निकालना है, ये एंगल थीटा दे रखा है हमें। फिर से फोर्सेस रिजॉल्व करते हैं, बैलेंस करते हैं। एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। एक्सेलरेशन कितना है ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू O2 कितना है? ये भी वेज पे बैठा है, ये भी वेज पे बैठा है, ये भी हिल नहीं रहा, ये भी हिल नहीं रहा, रेस्ट पे है, तो फोर्सेस बैलेंस कर सकता हूँ। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, इट इज इन इक्विलिब्रियम। नॉर्मल cos थीटा इज इक्वल टू mg, नॉर्मल sin थीटा इज इक्वल टू ma। इक्वेशन सेम बन गई, डिवाइड कर देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू a by g, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g tan थीटा। तो दो तरीकों से हमने एक्सेलरेशन निकाला नेसेसरी टू, ताकि जो ब्लॉक रहे वो स्लाइड ना करे। आइदर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं तो इसीलिए ऐसे करेंगे, अगर या फिर हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाएंगे तो ऐसे कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इस मेथड से होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इस मेथड से होंगे, तो दोनों मेथड दिखा रहा हूँ क्योंकि दोनों मेथड काम आएंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये मेथड लगा के हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें ये बहुत लंबा आंसर देगा, यहाँ से फटाक से आंसर आ जाएगा, इसीलिए हम दोनों मेथड सीखेंगे। चलो, हमने क्या क्या देखा? हमने स्यूडो फोर्स लगाया। क्यों जरूरत पड़ती है हमें स्यूडो फोर्स की? क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन्स लॉ सिर्फ इनर्शियल में लगा सकते हैं। हम ऐसे नहीं बोले कि अब क्या करेंगे सिर्फ इनर्शियल में लगाएंगे। हमने एक ट्रिक लगाया जिससे हम सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं। उस ट्रिक को बोला हमने स्यूडो फोर्स। तो एक बार क्वेश्चन करते हैं स्यूडो फोर्स का। ये हमारे पास एक कार्ट है, इसमें एक पेंडुलम, एक बॉब लटकाया रखा है। हम आपने कभी नोटिस किया है कि जब गाड़ी चालू करते हैं, हम एक्सेलरेट करते हैं तो हम पीछे की तरफ जाते हैं, तो वही चीज हम यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हमने दिया ए एक्सेलरेशन आगे, तो ये थीटा एंगल पीछे चला गया। तो जो हमारा पेंडुलम है वो यहाँ ना होके यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर ए एक्सेलरेशन से कार्ट मूव कर रहा है तो कितना थीटा हमारा पेंडुलम डिफ्लेक्ट करेगा वो निकालना है हमें। और क्या दे रखा है हमें? ये दे रखा है कि पेंडुलम इज एन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। कार्ट में बैठेंगे तो जिस एंगल पे ऑसिलेट नहीं कर रहा, सिर्फ एंगल पे आके रुक गया है, तो इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। हमें क्या निकालना है? थीटा निकालना है। कैसे करेंगे? फिर से एक बंदा बैठा है ग्राउंड पे और एक बंदा बैठा है कार्ट पे। इसको O1 बोलेंगे, इसको O2 बोलेंगे। O1 को क्या लगेगा? पेंडुलम जो बॉब है उस पर क्या क्या फोर्सेस है? इस डायरेक्शन में टेंशन, इस डायरेक्शन में mg, ये एंगल थीटा। अब वर्टिकल में तो फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल में बैलेंस नहीं हो रहे फोर्सेस। क्या कर सकते हैं हम? तो हॉरिजॉन्टल में उसका एक्सेलरेशन रहा होगा और हम कार्ट का एक्सेलरेशन a दे रखा है। बॉब इज एट इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, तो बॉब और कार्ट का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, इस डायरेक्शन में a रहेगा। फिर से फोर्सेस बैलेंस करते हैं। t cos थीटा इज इक्वल टू mg, t sin थीटा इज इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू a by g। तो हमारा जो एंगल है वो tan इनवर्स a by g के बराबर रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो पेंडुलम है वो
वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर ऑसिलेट कर रहा है तो हम नहीं सॉल्व कर सकते अभी क्वेश्चन, वो बाद में आएगा। लेकिन अगर हम इक्विलिब्रियम में पकड़ रहे हैं, ऐसे पेंडुलम इंक्लाइन एंगल पे स्टेबल है, तो tan थीटा a/g आ गया। तो थीटा a/g। अब यही क्वेश्चन O2 के फ्रेम में रेफरेंस करते हैं। टेंशन यहाँ पे लगेगा, ये एंगल थीटा है, ये mg है। अब इसका एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि ये भी कार्ट पे है, ये भी कार्ट पे, इट इज एट इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, तो इसका एक्सेलरेशन जीरो है। लेकिन हॉरिजॉन्टल में तो फोर्स आ रहा है t cos थीटा t sin थीटा, उसको कौन बैलेंस करेगा? तो एक फोर्स रह गया है इस डायग्राम में, दैट इज अगर हमारा O2 जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहा तो हमें एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। O2 का एक्सेलरेशन है a राइट की तरफ, स्यूडो फोर्स लगेगा a में लेफ्ट की तरफ। मास किसका? बीड का, कार्ट का नहीं, ऑब्जर्वर का नहीं, जिस पे एनएलएम लगा रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट का मास रहेगा। एक्सेलरेशन किसका? ऑब्जर्वर का। डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, तो अभी फिर से t cos थीटा कितना जाएगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है तो फोर्सेस बैलेंस कर सकते हैं। t cos थीटा इज इक्वल टू mg, t sin थीटा इज इक्वल टू ma, tan थीटा इज इक्वल टू a/g। तो दोनों जगह से हमने एंगल ऑफ जितना एंगल रोटेट करेगा वो निकाला। दोनों केसेस में जो हमारा एंगल है वो स्मूथ हो गया, एंगल है वो सेम आ गया। चलो आज के लिए एक फाइनल क्वेश्चन, लेट्स से थोड़ा इन्वॉल्व है, मैथ भी लगेगी थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम कर लोगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक वायर फ्रेम है, एक वायर है, इसको मैंने बेंड किया इन द शेप ऑफ अ पैराबोला, पैराबोलिक स्मूथ वायर फ्रेम। अब मैंने क्या किया, इस पे एक बीड फंसा दिया, एक बीड है जो इस वायर पे स्लाइड कर सकती है। तो ऑब्वियस है कि अगर कुछ मूव नहीं किया इसको तो वो नीचे आके वर्टेक्स पे रुक जाएगी, जो ओरिजिन है वहां पे आके रुक जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमने क्या किया, हमने इस वायर फ्रेम को लेफ्ट की तरफ ए एक्सेलरेशन से खींचना चालू कर दिया, और उसकी वजह से जो बीड है वो यहाँ से यहाँ तक आ गई। तो हम एक्स कोऑर्डिनेट तो निकाल नहीं सकते क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहा है, लेकिन हम वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ बीड फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये चेंज नहीं हो रहा, अगर ये कितना भी एक्सेलरेशन से खींच लोगे, अगर हमारा जो बीड है वो इक्विलिब्रियम में है तो हाइट चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक्सेलरेटिंग मोशन में होगा, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। ये हाइट निकालना है हमें। क्या क्या दे रखा है हमें, y इक्वल टू x² दे रखा है, स्मूथ वायर फ्रेम दे रखा है, ओरिजिन पे वर्टेक्स है उसका y इक्वल टू x² का। अगर लेफ्ट की तरफ a एक्सेलरेशन मिल गया तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कितने हाइट पे होगा वो निकालना है हमें। शुरू करते हैं, इस पॉइंट पे fpd बनाते हैं, नीचे की तरफ mg, इस डायरेक्शन में नॉर्मल। अब फिर से एक और चीज, हम इसको इस क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हैं, एक्सेलरेटिंग फ्रेम से भी कर सकते हैं। लेट्स से मैंने इसको एक्सेलरेटिंग फ्रेम से कर दिया। एक बंदा ऑब्जर्वर खड़ा है, बैठा है इस वायर फ्रेम पे, तो उसको लगेगा कि नॉर्मल इस डायरेक्शन हो रहा है, एमजी इस डायरेक्शन हो रहा है, जो बीड है वो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन हमारा जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पे नहीं है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। अगर वायर फ्रेम का एक्सेलरेशन ए लेफ्ट की तरफ, तो स्यूडो फोर्स लगेगा एम ए राइट की तरफ। लेट्स से इस एंगल पे मैंने टेंजेंट डाल दिया, तो टेंजेंट में एक एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, नॉर्मल में एंगल थीटा विद वर्टिकल, नॉर्मल का एंगल थीटा विद वर्टिकल आ गया। इक्वेशन क्या बनेगी, n sin थीटा इक्विलिब्रियम में है इज इक्वल टू ma n cos थीटा इज इक्वल टू mg, डिवाइड कर दिया tan थीटा इज इक्वल टू a/g।
लेकिन tan थीटा निकाल के यूज नहीं होगा, हमें निकालना है, हमें tan थीटा पता चल गया, अब हमें इस ऐसा पॉइंट ढूंढना है इस वायर फ्रेम पे जहाँ पे स्लोप जो है वो a/g रहे। तो कोई भी चीज का स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, डिफरेंशिएशन, y = x² dy/dx कितना आ जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, और dy/dx क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि tan थीटा है, tan थीटा a/g। तो x कोऑर्डिनेट आ गया a/2g, हमें x कोऑर्डिनेट मिल गया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट का। लेकिन हमें x कोऑर्डिनेट पूछा ही नहीं, हमें हाइट फ्रॉम वायर पूछा है, और वो कैसे निकालेंगे, y = x², इस पैराबोला पे एक पॉइंट का इक्वेशन पता है हमें, y = x², ये एक पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट है हमारे पास जिसका x है a/2g, इसका y निकालना है, y = a/2g का स्क्वायर, a²/4g²। तो अगर हमारा वायर जो है वो एक्सेलरेशन कर रहा है a लेफ्ट की तरफ, वायर फ्रेम का इक्वेशन है y = x², पैराबोलिक वायर फ्रेम, तो इक्विलिब्रियम पे उसका हाइट जो रहेगा, दैट हाइट इज y = a²/4g²।